नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। देहरादून से पिथौरागढ़ के लिए हेली सेवा का शुभारंभ, सीएम धामी ने किया फ्लैग ऑफ। दूरस्थ क्षेत्रों में एयर कनेक्टिविटी को बताया बड़ा कदम, आरामदायक सफर पर सरकार का फोकस। उत्तराखंड के सरकारी विभागों पर 50 करोड़ से अधिक का बिजली बिल बकाया, नोटिस के बाद भी नहीं जाग रहे अधिकारी, अब यूपीसीएल कनेक्शन काटने की तैयारी में। उत्तराखंड में स्कूलों की मनमानी पर ब्रेक की तैयारी, प्रदेश में पहली बार फिक्स हुआ स्कूल बस और वैन का किराया, तय दरों से अधिक लेने पर हो सकती है कार्रवाई। उधम सिंह नगर में बीजेपी नेता के बेटे ने तेज रफ्तार कार से 2 को मारी टक्कर, हादसे में एक की मौत। नेपाल से कैसीनो बार से लौट रहे थे आरोपी। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। देश भर के साथ प्रदेश में भी अष्टमी और रामनवमी के पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर राजधानी देहरादून में सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने अपने शासकीय आवास पर विधि विधान के साथ देवी स्वरूपा कन्याओं का पूजन किया। बता दें कि सीएम धामी ने अपनी पत्नी गीता धामी के साथ मिलकर कन्याओं का आशीर्वाद लिया, साथ ही राज्य की उन्नति और लोक कल्याण की भावना के साथ हवन भी किया। इस अवसर पर सीएम धामी ने मां भगवती से समस्त प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए प्रार्थना की। गुरुवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राजधानी देहरादून स्थित जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से देहरादून पिथौरागढ़ के लिए हेली सेवा का शुभारंभ किया है। यह सेवा हवाई संपर्क योजना के तहत शुरू की गई है, जिससे पर्वतीय क्षेत्र के हवाई यात्रियों को लाभ मिलेगा। बता दें कि 42 सीटर विमान से इस सेवा का शुभारंभ किया गया। ये हेली सेवा शुरू से अब तक 12 घंटे की दूरी मात्र 1 घंटे में पूरी हो जाएगी। और इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि रामनवमी के शुभ अवसर पर यह सेवा शुरू की गई है। नहीं, आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है। मैं आज जो हवाई सेवा प्रारंभ हो रही है देहरादून से पिथौरागढ़ और पिथौरागढ़ से देहरादून की, इस सेवा के प्रारंभ होने पर मैं सभी सीमांत क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को, सबको मैं बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। रामनवमी के पावन दिन पर यह सेवा प्रारंभ हो रही है और इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और हमारे नगर विमानन मंत्री श्री राम मोहन नायडू जी का भी बहुत धन्यवाद करता हूं। और ये हमारी प्राथमिकता है कि राज्य के हमारे सभी सीमांत क्षेत्र हमारी हवाई सेवा से कनेक्ट हों। और पिथौरागढ़ का एयरपोर्ट अब देहरादून से सीधे जुड़ गया है, दिल्ली से भी जुड़ गया है, दिल्ली से भी हवाई सेवा प्रारंभ हो गई है। और उसके विस्तार के लिए 450 करोड़ रुपये की धनराशि राज्य सरकार ने पहले ही स्वीकृत कर दी है, जिससे कि उसका और विस्तार होगा। उत्तराखंड की रानी पोखरी में लॉ यूनिवर्सिटी का निर्माण अब राजनीति की भेंट चढ़ता दिख रहा है। इस मामले को लेकर सूबे की सियासत गर्माती दिख रही है। जिस जमीन पर लॉ यूनिवर्सिटी बनना था, उस जमीन को सरकार ने सौंग बांध परियोजना से प्रभावित परिवारों को दे दिया, जिस पर कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने निशाना साधा है। देखिए रिपोर्ट। अधर में लॉ यूनिवर्सिटी का निर्माण, सरकार की मंशा पर उठ रहे सवाल, प्रभावित परिवारों को दी गई जमीन, हरक सिंह रावत ने साधा निशाना। रानी पोखरी के लेस्ट्राबाद गांव में रेशम विभाग की करीब 10 एकड़ भूमि पर लॉ यूनिवर्सिटी प्रदेश के बड़े नेताओं की राजनीति के बीच फंसकर रह गया है। अब लॉ यूनिवर्सिटी के निर्माण को लेकर सरकार की मंशा पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। दरअसल जिस जमीन पर लॉ यूनिवर्सिटी का निर्माण होना था, वो जमीन सिंचाई विभाग को दे दी गई। अब इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने सत्ता पक्ष को घेरा है। जमीन विश्वविद्यालय के नाम ट्रांसफर हो गई रेशम विभाग और अन्य विभागों से। 7 साल हो गए, 7 साल में वो विश्वविद्यालय, एक ईंट भी उस विश्वविद्यालय के नाम पर नहीं रखी गई और अचानक वो जमीन खुर्द-बुर्द की जा रही। पिछले 37 दिनों से रानी पोखरी के लोग उस विश्वविद्यालय की लड़ाई को लड़ रहे हैं। हमारे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हमारे पार्टी के लोगों के साथ अभद्र व्यवहार किया, लाठीचार्ज किया गया, उनको गिरफ्तार किया गया। यह अपमान केवल रानी पोखरी की जनता का नहीं है, डोयला विधानसभा की जनता का नहीं है। और ये वहां के स्थानीय विधायक गहलोत की मौजूदगी में आज लाठीचार्ज हुआ है।
वहीं विपक्ष के बयान पर सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने तंज कसा है। सीएम धामी ने कहा कि यूनिवर्सिटी को बनाना हमारी प्राथमिकता है, इस पर कदम बढ़ाया जाएगा और जो लोग इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं उन्हें कुछ दिनों तक राजनीति करने दीजिए। यहाँ पर हमारे जो टेहरी विस्थापित हैं, जो बांध विस्थापित हैं, सभी लोग हैं और उनकी भी प्राथमिकताएं हैं, लेकिन विश्वविद्यालय बनना चाहिए, वो हमारी प्राथमिकता में हमारी सरकार ने पहले से तय किया हुआ है। तो उस दिशा में हम लोग ठोस कदम उठाएंगे। हम लोग कोई फैब्रिकेटेड बातें नहीं करते हैं, केवल जो है थोड़ी देर के लिए जो है केवल सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए, कुछ समय के लिए हम कोई काम नहीं करने वाले हैं। हम ठोस काम करेंगे और माननीय विधायक जी ने उसको आश्वस्त किया है। बिल्कुल हम लोग उसका अच्छा रास्ता निकालेंगे, बेहतर समाधान निकालेंगे। राजनीति करने वालों को थोड़े दिन का थोड़ा करने दीजिए। बता दें कि मार्च 2019 में डोईवाला विधायक और तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रानी पोखरी में देश की 22वीं लॉ यूनिवर्सिटी बनाने के लिए शिलान्यास किया था, लेकिन शिलान्यास के बाद काफी समय तक ये काम आगे बढ़ नहीं पाया, जिसके बाद प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन हो गया। रानी पोखरी के लोग भी शिलान्यास के बाद इंतजार में थे कि मुख्यमंत्री ने शिलान्यास किया है तो कभी न कभी लिस्ट्राबाद में लॉ यूनिवर्सिटी जरूर बनेगा, लेकिन अचानक से इस जमीन को सौंग बांध परियोजना से प्रभावित परिवारों को दे दिया गया, जिसके बाद ग्रामीण और महिलाएं धरने पर बैठ गए। बता दें कि इस मामले को लेकर क्षेत्रीय विधायक बृजभूषण गैरोला ने 2 बार सदन में सवाल भी पूछा। एक बार तो संबंधित मंत्री ने विधायक को लिखित में जवाब दिया कि रानी पोखरी में यूनिवर्सिटी का प्रस्ताव खारिज नहीं हुआ है, रानी पोखरी में लॉ यूनिवर्सिटी जरूर बनाया जाएगा, जबकि जवाब के बाद ये जमीन किसी और को दे दी गई। वहीं 2019 में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जिस पत्थर का शिलान्यास किया था वो भी अब मौके से गायब हो चुका है। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि तत्कालीन मुख्यमंत्री के शिलान्यास को रद्द करना समझ से परे है। वहीं विपक्ष इस मुद्दे पर जनता की आवाज बन रहा है। देखना होगा कि लॉ यूनिवर्सिटी को प्राथमिकता बताना सत्ता पक्ष के बयान तक ही सीमित रहता है या फिर धरातल पर सरकार इस दिशा में कोई कदम बढ़ाती है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद नवनियुक्त मंत्री भरत चौधरी और मंत्री खजान दास ने अपना कार्यभार रामनवमी के मौके पर ग्रहण किया। इस दौरान दोनों ही मंत्रियों ने अपने कार्यालय में विधि विधान से पूजा और हवन किया। वहीं कार्यालय में नवनियुक्त मंत्री भरत चौधरी और खजान दास से मिलने वालों का तांता लगा रहा। वहीं इस मौके पर दोनों ही मंत्रियों ने अपनी प्राथमिकता को गिनाया। मंत्री खजान दास ने कहा कि समाज कल्याण विभाग सीधे तौर पर आम जनता से जुड़ा हुआ है, लिहाजा उनकी कोशिश होगी कि सरकार की योजनाओं का लाभ हर पात्र तक पहुंचे। पूजा पाठ हुआ, नवमी का भी दिन है और मैंने सोचा कि क्यों नहीं आज के दिन जो है कार्यालय में पदभार ग्रहण करें। इसी के निमित्त आज मैं अपने वरिष्ठतम कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया, आप सबको भी आमंत्रित किया और यहाँ पर एक हवन करते हुए मैंने अब कार्यभार ग्रहण किया है। 2-3 दिन से ही हम अधिकारियों से लगातार संपर्क में थे और लगभग सभी जो संबंधित विभाग हमारे हैं उनके हमने बैठकें ले ली हैं। कार्य अनौपचारिक रूप से प्रारंभ कर दिया है, लेकिन आज एक औपचारिक शुरुआत आज हुई है। बहुत अच्छा लग रहा है। उत्तराखंड में आगामी मॉनसून और चारधाम यात्रा को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि विभाग लगातार अपनी तैयारियों को पुख्ता करने में जुटा हुआ है। उन्होंने जानकारी दी कि हाल ही में फॉरेस्ट फायर को लेकर मॉक ड्रिल संपन्न की गई है। साथ ही जिला स्तर पर भी आपदा प्रबंधन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मॉक ड्रिल आयोजित की जा चुकी है, ताकि किसी भी आपदा की स्थिति में फौरन और प्रभावी रिस्पॉन्स को सुनिश्चित किया जा सके। देखिए, आपदा प्रबंधन विभाग के लिए अभी तैयारी का समय है। हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले फॉरेस्ट फायर पे मॉक ड्रिल किया है। अभी 4 दिन पहले हमने जनपदों के साथ में मॉक ड्रिल किया है, जो जनपदों के लिए असर से किया गया है। अभी मॉक ड्रिल हम लोग करने वाले हैं चारधाम यात्रा के बारे में। फिर उसके बाद हम लोग मानसून की तैयारियों पर एक बड़ी वर्कशॉप कम ट्रेनिंग प्रोग्राम करने वाले हैं। NIDM है, नेशनल डिजास्टर इंस्टीट्यूट भारत सरकार का है, उसके साथ में करने वाले हैं। इस तरह से लगातार हमारी तैयारी चलती रहती है।
उधर केदारनाथ धाम की यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित संचालित करने के लिए प्रशासन युद्ध स्तर पर जुटा हुआ है। इसी दिशा में गुरुवार को जिलाधिकारी विशाल मिश्रा और एसपी निहारिका तोमर ने धाम में भारी बर्फ जमा होने के बावजूद भी मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और अधिकारियों ने पैदल मार्ग पर बर्फ हटाने और मार्ग को दुरुस्त करने के साथ ही मूलभूत सुविधाओं को परखा। इसके अलावा बीकेटीसी के प्रतिनिधियों और हकूकधारियों से यात्रा को लेकर राय मशवरा लिया। बता दें कि इस साल की केदारनाथ यात्रा 22 अप्रैल से शुरू हो रही है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इस वक्त हमारी टीम यहाँ पर आई हुई है और हम लोगों ने आज पूरा इंस्पेक्शन किया है। बर्फ़ अभी 3 से 4 फीट की हाइट की है यहाँ पर। तो सबसे पहला कार्य तो यही है कि हम लोग तत्काल बर्फ़ हटाने की जो टीम है उसको मोबिलाइज करेंगे और बर्फ़ हटा करके फिर यहाँ पर जो शॉप अलॉटमेंट है उसकी प्रक्रिया पैरेलली चल रही है। तो जल्दी से जल्दी यहाँ पर जो भी आवश्यक मूलभूत सुविधाएं हैं उनको रिस्टोर करेंगे, उनको इस्टेब्लिश करेंगे और जल्दी हम लोग दोबारा से टीम लेकर के आएंगे यहाँ पर ताकि जल्दी से जल्दी हम लोग सारा कार्य समय से पूरा कर सकें। जैसे कि आप देख सकते हैं, जिलाधिकारी महोदय और हमारी पूरी टीम द्वारा यहाँ पे संयुक्त निरीक्षण किया गया था केदारनाथ धाम का। यहाँ पर अभी 3 से 4 फीट की बर्फ है, जहाँ पर हमारे पुलिस के 3 सिपाही और आईटीबीपी के 12 जवान इस वक्त तैनात हैं सुरक्षा में। हमारे यहाँ के जितना भी सुरक्षा व्यवस्था है उसका मुआयना किया गया। जो हमारे यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं, तीर्थयात्री आते हैं, उनकी जो सुरक्षा व्यवस्था है, उनकी जो क्यू मैनेजमेंट सिस्टम है और उनकी जो रुकने की व्यवस्था है उस सबका जायजा किया गया। हमारे द्वारा संबंधितों से फीडबैक भी दिया गया है पिछली बार का और उसी के चलते हम लोग आगे बैठकों में भी इसको और सुव्यवस्थित और सुदृढ़ करने का पूरा निश्चय करते हैं। उत्तराखंड में सरकारी विभाग ही बिजली विभाग के सबसे बड़े बकायेदार बनते जा रहे हैं। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का करीब 50 करोड़ रुपए से अधिक सरकारी विभागों पर बकाया है। समय पर बिल न भरने के कारण जहां आम उपभोक्ता पर पेनल्टी लगाई जाती है, तो वहीं सरकारी विभागों पर पेंडिंग चल रहे बिल के कारण बिजली विभाग दबता जा रहा है। लेकिन अब विद्युत विभाग ने इन सरकारी विभागों पर भी एक्शन लेना शुरू कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। सरकारी विभाग नहीं चुका रहे बिजली का बिल। बिजली विभाग के सबसे बड़े बकायेदार सरकारी विभाग, नहीं भरा करोड़ों का बिल। एक्शन में आया बिजली विभाग। सरकारी स्कूलों की जलती लाइटें, अस्पतालों के 24 घंटे चलने वाले उपकरण, पुलिस लाइन की बैरकों की बिजली और विकास कार्यालय की रोजमर्रा की खपत, इन सब की कीमत करोड़ों के बकाये में बदल चुकी है। प्रदेश के कई विभाग सालों से बिजली बिल जमा नहीं कर रहे हैं, जिससे बकाया लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं मामले में उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का कहना है कि सभी सरकारी दफ्तरों में बिजली सप्लाई बाधित हुई तो कई इमरजेंसी सेवाएं ठप हो सकती हैं। लेकिन अब बिजली बिल न चुकाने के कारण नोटिस भेजा जा रहा है। हमारे बहुत सारे विभाग हैं, शिक्षा विभाग है और आपके टोटल जितने विभाग हैं हमारे, उसमें हमारे 50 करोड़ रुपए के आसपास ऑफिसों का बिल है। इसके अलावा हमारे स्ट्रीट लाइट हैं जिसमें 82 करोड़ रुपए का अभी भी बकाया है। लगातार उनसे रिक्वेस्ट की जा रही है, लेकिन है क्या कि किसी का 3 करोड़ है तो 1 करोड़ रुपये दे रहा है, 10 लाख रुपए देते हैं। बड़ा रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अगर वो सब कनेक्शन काटते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत आती है, शहर में अंधेरा हो जाता है। तो मैं तो नगर पालिका नगर निगम से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो हमारा पैसा दे दें, क्योंकि हम लोग उनसे पैसा लेकर ही बिजली खरीदते हैं, तब वो उपभोक्ताओं को देते हैं। अब आपको बताते हैं कि कौन है उत्तराखंड के टॉप बकायेदार विभाग जिन्होंने अब तक बिजली का बिल जमा नहीं किया है। बेसिक शिक्षा लगभग 9 करोड़ का बकाया। विकास विभाग ब्लॉक कार्यालय 3.5 करोड़ के लगभग का बकाया। पुलिस विभाग लगभग 3 करोड़। डेयरी विकास लगभग 2.5 करोड़। मेडिकल एवं स्वास्थ्य 2.5 करोड़। जल संस्थान और निगम लगभग 90 लाख। वहीं इस मामले को लेकर आरटीआई एक्टिविस्ट का कहना है कि सरकारी लापरवाही का सीधा असर आम जनता पर पड़ता है। समय पर भुगतान न होने से बिजली खरीद पर मिलने वाली छूट खत्म हो जाती है और देरी पर ब्याज बढ़ता है। जिस तरह से आज ही बता दिया गया है कि 1 अप्रैल से बिजली की दरों में बढ़ोतरी निश्चित है और साथ में ही जो हर महीने होती है जिसमें जिसे फ्यूल चार्ज के रूप में ही हमसे लेते हैं, वो बढ़ोतरी भी निश्चित है। तो इस बढ़ोतरी, और एक तरफ तो बढ़ोतरी की तैयारी बिल्कुल फाइनल स्टेज पर है, दूसरी तरफ अब सरकारी विभागों पे करोड़ों रुपए बकाया चल रहा है जिसका अब तक भुगतान ही नहीं हुआ। आज 26 मार्च हो चुकी है, 4 दिन बकाया रह चुकी है। वित्तीय वर्ष खत्म होने वाला है, लेकिन विभागों का जो बकाया है ऊर्जा निगम का, वो करोड़ों रुपए का अभी तक बकाया चल रहा है, जो कल तक का था। और सबसे बड़ी बात है कि विभाग बकाया रख के खुद ब्याज दे रहे हैं।
अगर किसी विभाग पे 20 लाख रुपए बकाया है तो वो हजारों रुपए में उसका ब्याज दे रहा है, जिसका नुकसान सीधा सीधा जनता को हो रहा है। आम उपभोक्ता का 5,000 रुपए का बिल बकाया होते ही कनेक्शन काट दिया जाता है, लेकिन सरकारी विभाग पर इमरजेंसी का हवाला देकर सालों तक भुगतान टाला जाता है। दफ्तरों में रोशनी तो जगमगाती रहती है, लेकिन जिम्मेदारी अंधेरे में गुम हो जाती है और जनता से समय पर भुगतान की उम्मीद करने वाला सिस्टम खुद अपनी जवाबदेही से बचता नजर आता है। हालांकि अब बिजली विभाग एक्शन की बात कह रहा है। सरकारी विभागों के भी कनेक्शन काटे जा रहे हैं, लेकिन सवाल फिर भी बरकरार है कि आखिर कार्रवाई करने में इतनी देरी क्यों। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। राजधानी देहरादून में 108 एम्बुलेंस सेवा की कार्यप्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। दरअसल गंभीर मरीज को अस्पताल ले जा रही एम्बुलेंस बीच रास्ते में खराब हो गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। बता दें कि मरीज की हालत को देखते हुए वहां मौजूद पुलिस कर्मियों ने अपने वाहन से उसे अस्पताल पहुंचाया। वहीं इस घटना के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। उधर जिला प्रबंधक ने एम्बुलेंस में तकनीकी खराबी का हवाला दिया। हालांकि मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने 108 सेवा के जिला प्रबंधक से जवाब तलब किया है। देखिए, मेरी बात हुई थी जो 108 के जो मैनेजर हैं यहाँ पे, जो देहरादून में जो देखते हैं जलवान जी, उनसे भी बात हुई थी। तो मैंने पूछा था इस संबंध में कि ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने बताया था साहब गाड़ी ठीक थी और गाड़ी मरीज को लेकर के चली थी वहाँ से समय से, लेकिन जैसे कुछ दूरी पे चलने के बाद ही उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, गाड़ी खड़ी हो गई। तो उनके द्वारा फिर जो पास की जो सैलाकी की जो गाड़ी थी उनको बुलाया गया था उसके द्वारा, लेकिन जब तक वो गाड़ी पहुँचने में 5-7 मिनट का तो समय लगता है, तो वो दूसरी गाड़ी तब तक पहुंचती, तब तक जो है वो पुलिस के द्वारा ही अपने वाहन से जो है मरीज की गंभीरता को देखते हुए उसको जो अस्पताल में ले जाया गया। लेकिन फिर भी मेरे द्वारा उनको निर्देश दिए गए हैं कि गाड़ियों की फिटनेस रेगुलर बेसिस पे करें, और इस तरह की स्थिति जो बनी है, इमरजेंसी केसेस ही 108 लेकर के जाती है, तो इस तरह की स्थिति नहीं बननी चाहिए। अगर आपका बच्चा भी स्कूल बस या वैन से स्कूल जाता है तो आपके लिए राहत भरी खबर है। अब स्कूल बस के किराए में मनमानी नहीं चलेगी, क्योंकि नए सेशन से पहले ही स्कूल बस का किराया तय कर दिया गया है, जो अभिभावकों के लिए बड़ी राहत है। देखिए रिपोर्ट। स्कूल प्रशासन की नहीं चलेगी मनमानी, स्कूल बस किराए के नाम पर नहीं चलेगी मनमर्जी। उत्तराखंड में पहली बार स्कूल बस का किराया फिक्स, अभिभावकों को मिली बड़ी राहत। स्कूल का नया सेशन शुरू होते ही पेरेंट्स की जेब ढीली होने लगती है। कभी बढ़ी फीस तो कभी स्कूल बस का भारी भरकम किराया, लेकिन अब धामित सरकार ने उन अभिभावकों को बड़ी राहत दी है जिनके बच्चे स्कूल बस या वैन से स्कूल जाते हैं। स्कूल बस के किराए के नाम पर मनमानी अब नहीं चलेगी, क्योंकि स्कूल बस का किराया फिक्स कर दिया गया है। नई एजुकेशन सेशन से पहले उत्तराखंड में स्कूल वैन और बस को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। इस नए फैसले के तहत राज्य परिवहन प्राधिकरण ने स्कूल बस और वैन का किराया तय कर दिया है। अब आपको विस्तार से बताते हैं स्कूल बस और वैन के लिए कितना किराया फिक्स किया गया है। स्कूल प्रशासन अब बस से 1 से 5 किलोमीटर तक की दूरी का 2200 रुपए किराया वसूल सकेंगे। वहीं 10 से 20 किलोमीटर का 2700 रुपए किराया होगा, जबकि 20 से 30 किलोमीटर तक की दूरी के लिए अभिभावकों को 3200 रुपए किराया देना होगा। वहीं 30 किलोमीटर से ज्यादा के लिए 3700 रुपए किराया तय किया गया है। साथ ही प्राधिकरण ने स्कूल वैन के लिए भी किराया तय कर दिया है। अगर बच्चा वैन से स्कूल जाता है तो 1 से 5 किलोमीटर तक की दूरी के लिए 2100 रुपए किराया देना होगा। वहीं 5 से 10 किलोमीटर की दूरी के लिए 2500 रुपए किराया होगा। 10 से 20 किलोमीटर की दूरी का 3000 रुपए किराया होगा। 20 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी के लिए 3500 रुपए किराया तय किया गया है। बता दें कि स्कूल प्रशासन मनमौजी तरीके से पेरेंट से बसों का किराया वसूलता है, जिससे परिवार की जेब पर भारी असर पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड में पहली बार स्कूल बस और वैन का किराया तय किया गया है, जो अभिभावकों के लिए बड़ी राहत है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। घरेलू गैस की किल्लत ने गदरपुर के ग्रामीण इलाकों में हाहाकार मचा दिया है। सुबह होते ही गैस एजेंसी के बाहर लाइन लग जाती है, लेकिन घंटों इंतजार के बाद भी गैस सिलेंडर नहीं मिलता। ऐसे में गुस्साए ग्रामीण गैस एजेंसी में मैनेजर के ऑफिस में पहुंच गए और जमकर हंगामा किया। कई उपभोक्ताओं ने तो एजेंसी पर दलालों का अड्डा होने तक के गंभीर आरोप लगा दिए। हालांकि गैस एजेंसी प्रबंधक गंगाराम का दावा है कि गैस की कोई कमी नहीं है, सप्लाई पूरी तरह सुचारू है।
ऐसे में सवाल ये उठता है कि यदि सप्लाई हो रही है तो आखिर जनता परेशान क्यों है। और मैं सुबह 6 बजे से लाइन में हूँ और गैस में बोल रहे थे लाइन लगाओ लाइन लगाई थी हमने, बहुत लंबी लाइन लगी थी पर हमको सिलेंडर नहीं मिला। अब बच्चे को भी लाई हूँ साथ में, बच्चे को लग गई है भूख, अब बच्चे को पकौड़ी खिलाकर काम चला रही हूँ और घर में बच्चे भी छोड़ के आई हूँ। सिलेंडर की कोई वो नहीं है। असल में हुआ क्या है कि इस समय जिन लोगों को पहले भी एक न्यूज के चैनल में मैंने बताया कि जिन लोगों को 3 साल 4 साल पहले गैस की जरूरत थी वो लोग भी इस समय गैस भरवाने आ रहे हैं। दूसरा क्या हुआ है कि जैसे आयुष ने एक लॉक लगा रखा है 25 दिन का, उससे ये लोग सोच रहे हैं कि भाई आगे हमें गैस नहीं मिलेगी। गैस की कोई नहीं है, गैस बराबर आ रही है। पर इसमें सितारगंज के शक्ति फार्म बैकुंठपुर में सड़क निर्माण को लेकर किसानों में नाराजगी देखने को मिली। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में ठेकेदार द्वारा 16 फीट सड़क निर्माण के दौरान कुछ किसानों की जमीन को जरूरत से ज्यादा लिया जा रहा है। बीजेपी नेताओं के करीबियों की जमीन को बचाया जा सके। बता दें कि नाराज लोगों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष पैमाइश कर सड़क निर्माण की मांग को उठाया है। जिला कार्यालय में पहुंचे हैं। बड़ा दुख की बात है, सितारगंज क्षेत्र में एक तानाशाही रवैया चल रहा है। भैया जी का वहां पर विधायक जो सौरभ बहुगुणा है, उनके गुर्गों का भी खासतौर से लगातार हम देख रहे हैं कि वहां गरीबों के ऊपर जमीनों पे अतिक्रमण किया जा रहा है, गरीबों को परेशान किया जा रहा है। अभी एक रोड का मामला, हम विकास रोकने के लिए नहीं आए, मगर विकास के नाम पे किसी गरीब को उजाड़ा जाए या गरीब के लोगों का शोषण किया जाए, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी मुझे सुनने में आया कि शक्ति फार्म 1 नंबर की जो बर्मन जी इनकी जमीन है, रोड चौड़ीकरण का ये लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, सड़क होना चाहिए, विकास होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि सत्ता पक्ष के दबाव में सिर्फ एक ही तरफ 6 फीट बढ़ाया जा रहा है और दूसरी तरफ कोई भी चौड़ाई का काम नहीं किया जा रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों में बहुत रोष है। और ये व्यक्ति, उनको न्याय नहीं मिला सितारगंज में, तो आज ये रुद्रपुर में जिला अधिकारी कार्यालय में पहुंचे हैं। एजुकेशन हब कहा जाने वाला देहरादून क्या अब क्राइम सिटी बनता जा रहा है? छात्रों की मौत, कॉलेज में मारपीट क्या इतनी आम बात हो गई है कि पुलिस प्रशासन दिव्यांशु हत्याकांड के बाद एक्टिव हो रहा है? पहले देवभूमि यूनिवर्सिटी के पास रोहित नेगी की गोली मारकर हत्या और बाद में दिव्यांशु हत्याकांड, जो पुलिस की इकबाल पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। देखिए रिपोर्ट। एजुकेशन सिटी बन रही क्राइम सिटी, दून में बढ़ती जा रही युवाओं की गुंडागर्दी, क्या कॉलेज में मारपीट है आम बात? पहले भी हुई थी गैंग वॉर, फिर समय पर क्यों नहीं हुई कार्रवाई? देहरादून वो शहर जो बेस्ट एजुकेशन के लिए जाना जाता है, पर आज यहाँ पढ़ने वाले छात्रों के माता पिता के दिलों में डर का माहौल है कि कहीं घर से दूर पढ़ाई कर रहे बच्चों के साथ कोई ऐसी घटना न हो जाए जो एंजल चकमा और दिव्यांशु के साथ हुई है। देहरादून में एक और छात्र की मौत पुलिस और यूनिवर्सिटी की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रही है कि क्या कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र गुंडागर्दी की क्लासेस ले रहे, जो वर्चस्व दिखाने के लिए किसी को मौत के घाट भी उतार सकते हैं। थाना अध्यक्ष का कहना है कि कॉलेज छात्रों के झगड़े आए दिन आते रहते हैं और उन पर नियम अनुसार कार्रवाई भी होती है, पर अगर कार्रवाई हुई थी तो दिव्यांशु आज हमारे बीच में क्यों नहीं है? और अगर कार्रवाई हुई थी तो आरोपी गुट की दबंगई इतनी कैसे बढ़ गई कि सरे बाजार दिव्यांशु को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया? यह विवाद करीब 2 महीने पहले शुरू हुआ था, जब दिव्यांशु के दोस्तों ने विश्वविद्यालय के गेट के सामने कार में छोड़ा जट्टा का गाना बजा दिया था। इस तरह वर्चस्व की लड़ाई का मामला ये पहला नहीं है। पुलिस भी लगातार दावा करती रही है कि क्षेत्र में अभियान चलाया जाता है और इस तरह के छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, लेकिन इस अभियान का नतीजा आप सबके सामने है कि छात्रों की गैंग वॉर में दिव्यांशु की जान चली गई। घटना के बाद दून पुलिस सख्त हुई है और अब छात्र गुटों के बीच हुए झगड़े और मारपीट पर तत्काल मुकदमा दर्ज किया जाएगा। संबंधित शिक्षण संस्थान की जवाबदेही भी तय की गई है। साथ ही शिक्षण संस्थान, हॉस्टल और पीजी में छात्रों के बीच हुए विवाद की जानकारी छिपाने पर संबंधित संस्थान और प्रतिष्ठानों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जैसा मैंने बताया कि अगर कोई घटना हो जाएगी तो अगर कोई बाहर छात्र रह रहा है तो ये पता किया जाएगा कि कौन से पीजी या किस हॉस्टल में प्राइवेट रह रहा था, तो उसका जो संचालन करता है उसके विरुद्ध 100% अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये उसका दायित्व है कि अगर कोई छात्र
उसके यहाँ पीजी में रह रहा है या हॉस्टल में रह रहा है, तो पहले तो वो सीसीटीवी पूरे लगाएगा, हर छात्र का ब्यौरा अपने पास रखेगा, उसके आने जाने का टाइम क्या है उसको निश्चित करेगा। घटना के बाद अब थाना प्रभारियों को अपने अपने थाना क्षेत्रों में शिक्षण संस्थानों में गुटबाजी करने वाले और माहौल खराब करने वालों को चिन्हित करने को कहा गया है। साथ ही उनके खिलाफ कार्रवाई के साथ संबंधित शिक्षण संस्थान को रिपोर्ट भेजकर ऐसे छात्रों के निष्कासन की कार्रवाई भी की जाएगी और छात्रों के बीच हुए किसी भी विवाद की सूचना मिलने पर तत्काल मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जितने भी हमारे ये कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको डीन हैं या हॉस्टल के वार्डन हैं, तो उनकी भी जिम्मेदारी तय की जाएगी कि अगर किसी हॉस्टल में कोई झगड़ा होता है या कॉलेज के अंदर कोई गुट बनते हैं और गुटबंदी में या रंजिश के कारण कोई कॉलेज के अंदर कोई झगड़ा होता है या बाहर भी अगर झगड़ा होता है और अगर उनके नॉलेज में है ये चीज़ें और समय रहते अगर पुलिस को इसकी जानकारी उनको नहीं दी जाती है और कोई घटना हो जाती है, तो संबंधित डीन है या जो वार्डन है या जो भी और भी कॉलेज का जो मैनेजमेंट है उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस घटना से पुलिस के साथ ही यूनिवर्सिटी को भी सबक लेने की जरूरत है। एसएसपी ने तो थाना प्रभारियों को कस दिया है, लेकिन ये सख्ती कब तक चलती है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु की रिपोर्ट। उधम सिंह नगर के युवाओं में नेपाल के कैसीनो का बढ़ता क्रेज अब खतरनाक साबित हो रहा है। ताजा मामला रुद्रपुर से सामने आया, जहां बीजेपी नेता के बेटे का कैसीनो और शराब का शौक एक बड़े हादसे की वजह बन गया। रुद्रपुर के बीजेपी नेता और 2 बार मंडल अध्यक्ष रह चुके के दास के बेटे राकेश दास अपने दोस्तों के साथ कुछ दिन पहले कार से नेपाल के महेंद्रनगर स्थित कैसीनो पहुंचे थे, जहां कैसीनो से लौटते वक्त पूर्व पश्चिमी राजमार्ग पर उनकी कार ने भीमदत्त नाम के व्यक्ति को टक्कर मार दी और इस हादसे में भीमदत्त की मौत हो गई। मामले में कंचनपुर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी राकेश दास को गिरफ्तार कर लिया है। हल्द्वानी में कोतवाली पुलिस और एसओजी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए महिला नशा तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से 60 लाख रुपए की स्मैक को बरामद किया है। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने बताया कि मुखबिर की तरफ से सूचना मिली थी नशा तस्कर को लेकर, जिस पर अमल करते हुए बेलबाला के पास सघन चेकिंग अभियान चलाया गया और इस दौरान पुलिस को संदिग्ध महिला पर शक हुआ। तलाशी के दौरान उसके पास से 203 ग्राम स्मैक को बरामद किया गया है। बता दें कि आरोपी महिला शिवनगर ट्रांजिट कैंप की रहने वाली है। थाना हल्द्वानी पुलिस और एसओजी की संयुक्त ऑपरेशन में एक महिला जो है 200 ग्राम नाजायज स्मैक के साथ गिरफ्तार हुई है। 200 ग्राम स्मैक का मार्केट वैल्यू मोर देन 60 लाख रुपीस है। 60 लाख से भी अधिक पेश कीमती नाजायज स्मैक बरामद हुआ है। साथियों, मैं बताना चाहूँगा इस बरामदगी से कई हज़ारों बच्चे युवा नशे की प्रकोप में आने से निश्चित रूप से बचे हुए हैं और इसके अलावा हम इस केस में जिस व्यक्ति से लेके आ रहे थे, बिलासपुर का एक आदमी है, उसको भी हमने चिन्हित किया है और अग्रिम कार्रवाई करे हैं। रुड़की के धनौरा गांव में खूंखार गुलदार के रिहायशी इलाके में घुसने से दहशत फैल गई। अब तो आलम यह हो चला है कि वन्यजीव अब न केवल गांव की गलियों में दिखाई दे रहे हैं, बल्कि लोगों के घरों में दाखिल होकर चहलकदमी करते नजर आ रहे हैं। आप स्क्रीन पर सीसीटीवी फुटेज से अंदाजा लगा सकते हैं और यहां आपको बता दें कि ग्रामीण अब गुलदार को पकड़ने की मांग कर रहे हैं। दिनेशपुर में महिला मंडली ने दुर्गा मंदिर के प्रांगण में अष्टमी पूजन का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। इस मौके पर महिलाओं ने मां का श्रृंगार कर पूजा अर्चना की, साथ ही मां दुर्गा से सुख समृद्धि की कामना की। बता दें कि क्षेत्र में इस तरह का आयोजन 22 सालों से होता आ रहा है। आज महाअष्टमी का पूजा है। हम महिला संगठन द्वारा बसंती पूजा करते हैं और ये 22 साल से यहाँ पे पूजा हो रहा है और जो जहाँ जैसे मन्नत मांगते हैं वो पूरा हो जाते हैं। हम महिला संगठन मिलकर ही करते हैं ये। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। देहरादून से पिथौरागढ़ के लिए हेली सेवा का शुभारंभ, सीएम धामी ने किया फ्लैग ऑफ। दूरस्थ क्षेत्रों में एयर कनेक्टिविटी को बताया बड़ा कदम, आरामदायक सफर पर सरकार का फोकस। उत्तराखंड के सरकारी विभागों पर 50 करोड़ से अधिक का बिजली बिल बकाया, नोटिस के बाद भी नहीं जाग रहे अधिकारी, अब यूपीसीएल कनेक्शन काटने की तैयारी में। उत्तराखंड में स्कूलों की मनमानी पर ब्रेक की तैयारी, प्रदेश में पहली बार फिक्स हुआ स्कूल बस और वैन का किराया, तय दरों से अधिक लेने पर हो सकती है कार्रवाई।
उधम सिंह नगर में बीजेपी नेता के बेटे ने तेज रफ्तार कार से 2 को मारी टक्कर। हादसे में एक की मौत। नेपाल से कैसीनो बार से लौट रहे थे आरोपी।